नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और आज का हमारा मुद्दा है नागरिकता। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में शरण लेने वाले हिंदुओं को नागरिकता, सिखों को नागरिकता, बौद्ध और जैनों को नागरिकता, ईसाइयों और पारसियों को भी नागरिकता, किसी को नहीं नागरिकता तो सिर्फ मुस्लिम शरणार्थियों को नहीं। गुजरात में अभी बीजेपी सरकार ने यूसीसी लागू करने का फैसला किया। अब केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत आनंद और मेहसाना जिलों में रह रहे तीनों पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों यानी बाकी 6 धर्मों जिनका जिक्र हमने किया, इन लोगों को भारत में नागरिकता के लिए ये अर्जी दे सकेंगे। सीएए के नियम तो अभी बने नहीं, ऐसे में इन लोगों को 1955 के एक्ट के तहत नागरिकता दी जाएगी। ये लोग डीएम के पास अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। आनंद और मेहसाना में ऐसे कितने गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, इनका नंबर अभी साफ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई आंकड़ा सामने नहीं रखा है। ये 1000 या 500 भी हो सकते हैं, शायद 50 भी हो। लेकिन यहाँ मामला मैसेजिंग का है। गुजरात में चुनाव की टाइमिंग के वक्त इस फैसले के पीछे मीनिंग ढूंढा जा रहा है, संकेत और संदेश ढूंढे जा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये फैसला कुछ और नहीं, बीजेपी का ध्रुवीकरण का एजेंडा है, ताकि चुनाव को हिंदू मुसलमान के ट्रैक पर ले जाया जा सके और फिर से सत्ता हासिल की जा सके। इसीलिए कसम संविधान की में बहस हम इसी मुद्दे पर लेकर आए हैं, क्योंकि गुजरात में गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का ऐलान किया गया। बहस जरूरी है क्योंकि नागरिकता के ऐलान की टाइमिंग जो है उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। यह बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विपक्ष नागरिकता के जरिए चुनाव में ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन के आरोप लगा रहा है। बहस इसलिए भी जरूरी है कि विपक्ष इसे मिनी सीए की तरह देख रहा है। और ये बहस इसलिए भी अहम कि चुनावी लड़ाई फिर हिंदू मुसलमान में बढ़ती दिखाई दे रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी અને અમિત શાહ કા बहुत शुक्रिया मानते हैं। इंडियन છે એ બહુ અમને પ્રાઉડ ફીલ થાય છે। મોદીજી અમિત શાહ એના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ। सीईओ को लेकर के कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए फिर से एक बार ये उदाहरण है। जिन्हें पीड़ित और प्रताड़ित किया गया है, जो पूरी तरह से वहाँ पर कट्टरता के शिकार हो रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए कहे। साफ दिख रहा है कि भाजपा का सफाया गुजरात में होने जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यही है, पोलराइजेशन किया जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके। रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए भारत का नागरिकत्व देने की प्रक्रिया की जाएगी और जो भी इंक्वायरी प्रोसेस करने के बाद वो भारत का नागरिकत्व प्राप्त कर सकेंगे। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली हमारे साथ हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संगीत रागी हैं, जमीरुल्लाह खान है, समाजवादी पार्टी के नेता है, तौसीफ अहमद खान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं, यास्मीन फारूकी सचिव है एसडीपीआई की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एक कमेंट यहाँ पर, यास्मीन फारूकी, अगर गैर मुस्लिम शरणार्थियों को सिटीजनशिप की बात की जाती है, आप तक आवाज़ पहुँच रही है यास्मीन फारूकी? नहीं, वो मुझे इस वक्त सुन नहीं पा रही है। लेकिन तौसीफ, आपसे फिर ये सवाल जो मैं यास्मीन फारूकी से पूछ रही थी, अगर गैर मुस्लिम शरणार्थियों को सिटीजनशिप दी जाती है, उन्हें नागरिकता दी जाती है, तो दिक्कत क्या है? आपका जवाब 1 मिनट है आपके पास। देखिए, अभी आज के डेट पे कोई ऐसा कानून नहीं है जो सरकार को रोके सिटीजनशिप देने के लिए। ये तो चुनावी षड्यंत्र है, ये तो एक धूल धोखा जा रहा है। जबकि आपने देखा कि मोदी जी के खुद लफ्जों का अगर मैं प्रयोग करूं, अगर ये एक्ट ऑफ गॉड है ब्रीच का टूटना, तो वो बता रहे हैं कि चुनाव के समय में बता रहे हैं कि देखो किस तरीके से स्टेट का सत्यानाश कर दिया है अभी की जो मौजूदा सरकार ने। ये मोदी जी के ही लफ्ज हैं। अब ध्यान को कैसे भटकाया जाए लोगों को, आज कैसे कैंपेनिंग किया जाए, तो ये फिर से वही ऐसा एक बेतुका सा नोटिफिकेशन पास करते हैं जिसकी ना जरूरत है ना कुछ, और जिसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा सकता। ये चुनाव के वक्त में लाया गया है, चुनाव के बाद में इसे भूल दिया जाएगा।
आज के डेट में कोई ऐसा कानून नहीं है, जो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो सरकार को रोकता हो नागरिकता देने से। ये तो भाई सिर्फ भूल झोंकने वाली बात है और कुछ नहीं। ठीक है राजीव जेटली, आपका जवाब। आप चुनावों को देखते हुए ये नोटिफिकेशन जो है ये आया है, आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जवाब 1 मिनट है आपके पास। ये सभी लोग थे ना, याद करिए आप, दिल्ली के अंदर जब सीए और एनआरसी के ऊपर उन्होंने पूरी दिल्ली जला दी थी। इन सभी लोगों की भागीदारी थी कि नहीं थी, बताइए। ये सभी राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने विरोध किया था किसी हिंदू, किसी सिख, किसी बौद्ध, किसी जैन को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आएगा उसे नागरिकता नहीं देनी है। इनकी लड़ाई केवल इस बात को लेकर थी कि अगर नागरिकता देनी है तो वो केवल मुसलमानों को देनी या मुसलमानों को भी देनी है। जो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, अफगानिस्तानी है, उन्हें अपने देश के अंदर जगह दीजिए, इनको शरण दीजिए, उनको रहने दीजिए, उनका एक्सेस दीजिए, वो यहाँ आए, अपना बिजनेस करें, अपना धंधा करें, आतंकवाद फैलाए, वापिस चले जाए। ये थी इन लोगों की मांग। हमने कहा था कि हम हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, जो भी लोग प्रताड़ित हैं, जो इस्लामिक देशों में रहते हैं और जिन्हें जीने के अधिकार जिनके छीन लिए गए हैं, उनको भारत के अंदर हम नागरिकता देंगे। और इन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत ये प्रावधान है कि हम उन्हें नागरिकता दे सकते हैं, क्योंकि एनआरसी और सीए के ऊपर अभी नियम निर्धारित नहीं है। और दूसरा, धारा 6 2009 के अधिनियम 2009 के तहत भी प्रावधान हमारे पास अवेलेबल है। और यही बात हमने कहा है कि पोर्टल पे जो अपनी जानकारी उपलब्ध कराएगा उसे नागरिकता दी जाएगी, उसे नागरिकता दी जाएगी। यास्मीन फारूकी जी, बीजेपी यहाँ पर कह रही है कि हम जो 1955 का एक्ट है उसके तहत ये नागरिकता दे रहे हैं, इस पर इतना हंगामा क्यों? हंगामा तो देखिए, नागरिकता देना, हर देश में नागरिकता दी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ नॉर्म्स होते हैं उसके। दूसरी बात ये है कि वो पर्टिकुलर ये नहीं होता कि ये इन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी और इन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये तो एक तरह सा वही हिंदू मुस्लिम दाव खेलना हो गया ना, कि बाकी सबको तो आप नागरिकता देंगे लेकिन मुस्लिम्स को एक नाम नहीं दिया है पर हटा के तो दिया है ना। आप बात करें तो खुले दिल से करें ना। आप बंदिशों के, और हमेशा आपके सारे जो भी फैसले होते हैं वो चुनाव के टाइम पे क्यों होते हैं? तो वो चीज़ें तो सवालिया निशान तो पैदा करेंगी। सारी दुनिया में नागरिकता दी जाती है, बीच में चाइना में या रोंगनियान या जो लोग भी बाहर भाग भाग के आ रहे थे, तो साहब उनको भी नागरिकता दे दीजिए आप, तो क्योंकि जुल्म तो सब पे ही हो रहा है। तो आप बात यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम की करना चाहते हो, उन लोगों को तो नहीं दी जाएगी, बाकी सबको दी जाएगी, और हमें ये कार्ड सिर्फ चुनाव के टाइम पे खेलना है। ठीक है, संगीत रागी भी हमारे साथ है। संगीत रागी, 1 मिनट में आपका जवाब। यहाँ यास्मीन फारूकी कह रही हैं इसकी टाइमिंग पर सवाल है, चुनाव से ठीक पहले ये ऐलान है, और दूसरा हिंदू मुसलमान हो रहा है इसमें। देखिए, जो सीए का कानून आया था उसके अंदर भी यही प्रावधान थे और उस समय कोई चुनाव नहीं था। दूसरी बात, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, उनके खुद में मन में ये बात है, वो मुस्लिम वोटों का और मुस्लिम राजनीति को ध्यान में रख करके ऐसी बातें कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एक ऐसे देश हैं जहाँ पर जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं वो सताए गए हैं। भारत के अंदर माइनॉरिटी की जनसंख्या जो है वो हमेशा 1947 के बाद बढ़ती गई है। ये देश ऐसे हैं जहाँ पर माइनॉरिटी की जनसंख्या हमेशा पिछले 7 दशक के अंदर कम होती गई है, यानी कि वो प्रताड़ित होते रहे हैं, उनका एक ढंग से एक्सटिंक्शन होते रहा है, एक ढंग से उनका खात्मा होते रहा है। ऐसी स्थिति में जो सताने वाला हो और वह भी भारत के अंदर आ जाए, उसको नागरिकता देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। जो सताए गए हैं उन्हीं को नागरिकता दी जा सकती है, सताने वालों को नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। जमीरुल्लाह खान ये कह रहे हैं, इनकी दलील ये है जो सताए गए हैं नागरिकता उनके लिए है, सताने वालों के लिए नागरिकता कैसी? भाई देखिए, ये दुनिया के सामने इनका चेहरा आ गया है। इन्होंने ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये बात साबित हो गई कि न सबका साथ है, न सबका विश्वास दिया जाएगा, न सबका साथ दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए ऐसे मुद्दे पाल के और सोच के रखते हैं कि कौन सा मुद्दा कब निकाल के कैश किया जाएगा। इसके अलावा इनका कोई और मकसद नहीं है। न ये हिंदुओं के सगे हैं, न मुसलमानों की दुश्मन है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता चाहते और उसके लिए अपने मकसद में ये कामयाब है।
जब तक हिंदुस्तान का हिंदू भाई नहीं समझेगा, ये लोग कामयाब होते रहेंगे और सत्ता में रहेंगे। नौकरी मिले या ना मिले, कारोबार चले या ना चले, लेकिन हिंदू और मुसलमान कार्ड जब तक चलता रहेगा, इन लोगों का फायदा होता रहेगा। जिस दिन जनता जान जाएगी, जब कार्ड खेलेंगे हिंदू मुसलमान का, तो जनता इनको अपने आप सबक सिखा देगी। लेकिन जब तक चल रहा है, तब तक तो ये बादशाह है। ठीक है, राजीव जेटली ये कह रहे हैं ना आप हिंदुओं के सगे हैं और ना ही आप मुसलमानों के दुश्मन हैं, आपको तो सिर्फ सत्ता चाहिए। आपका जवाब? अदिति जी एक छोटी सी टिप्पणी ये कह रहे हैं जब हिंदुओं को समझ में आ जाएगा तब देखिए क्या होगा। अरे हिंदुओं को समझ में आ चुका है, हिंदू जानता है। आप क्या बात कर रहे हैं? मांग देखिए आपकी क्या है। आपने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे भाई मेरे भाई, हम अपने देश की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं और उनकी बात करते हैं जो लोग भारतीय हैं, भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं, दूसरे देशों में सताए जा रहे हैं। लेकिन आपने तो कहा सबका साथ। आप पाकिस्तान तक, बांग्लादेश तक या अफगानिस्तान तक तो नहीं लेके जा सकते ना भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को कि हम सबका साथ देंगे वहां पर भी, और उनका भी साथ देंगे जिन्होंने AK-47 अपने कंधों में टांग रखी है। हम उन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे, उनको नागरिकता देंगे। क्या ये उम्मीद करते हैं भारत के साथ कि भारत के अंदर उन लोगों को वापस लेके आया जाए या उन लोगों को नागरिकता दी जाए जिन लोगों ने पहले इस्लाम के नाम पर इस देश का टुकड़े कर दिए? आप उनको वापस यहाँ लेकर के आना चाहते हैं? लेके आना चाहते हैं तो लेकर गए क्यों थे? पहले बात को समझिए। अभी हिंदू मुसलमान करोगे तो बहुत छोटे होकर रह जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। और आप खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये राजनीति जो आपने लगभग 70 साल तक करी है ना हिंदू मुसलमान वाली, जो मुस्लिम लोगों को दड़बे में रख के, उनको बरगला के, उनको डरा के उनका जो वोट पाया था ना, वो अब बहुत देर तक चलने वाली नहीं है। हिंदू समझा है, मुसलमान भी समझ रहा है। ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं समझ रहा। ये कह रहा है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति तो आपने की। एक सेकंड राजीव जेटली, जमीरुल्लाह जी ये कह रहे हैं एक्चुअली ये डिवाइड तो आपने क्रिएट किया, आपने मुसलमानों के सेंट्रिक जो है वो पॉलिटिक्स की ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुसलमानों ने हमेशा हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों को नेता माना, हमने जिना को नेता नहीं माना। हिंदू मुसलमान हमने करे 60 साल से हम लोग जहाँ पर पल्ले पोल से हमारे माँ बाप जब पले बड़े, हम इन बातों में जाना नहीं चाहता कि आपने किसको नेता माना। मेरी बात सुनिए, अब मेरी सुन लीजिए। मैं जाना नहीं चाहता। ये बड़े दिल वाला देश है। मैं आपके जमीरुल्लाह खान राजीव जेटली जी उनको बोले दीजिए। राजीव जेटली जी प्लीज उनकी बात पूरी जाने दीजिए। मैं हटा दूंगा अगर आप बीच में बोलेंगे तो। आपने डिवाइड करके आप कामयाब हैं इस वक्त, और आप अपने आप को अक्लमंद समझे तो समझिए ये हकीकत है कि आप कामयाब हैं इस वक्त। आप, ये दुनिया जानती है कि आप डिवाइड लोगों को बांट के राजनीति कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। आप अपने एजेंडे पे कामयाब हैं, इसलिए आप जो जितने मुद्दे आपने सोच के रखे हैं कि कौन से प्रदेश के अंदर कौन सा मुद्दा चलेगा, आप उसको पालते ही बाकायदे, ये आपने सोच रखा है। और आप भलाई, ऊपर वाला आपका भला करे। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है इंसानियत से, आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। जवाब लीजिए। बात आप पहले भी कह चुके हैं, आप ये बात पहले भी कह चुके हैं। लेकिन राजीव जेटली, एक सवाल जो हर ओपोनेंट आपका पूछ रहा है, और वो सवाल ये है, आपको ये डिसीजन चुनाव से एन पहले क्यों लेना पड़ा? आप पहले ले लेते चुनाव भाई। आप तो 1955 एक्ट के हवाले से इस डिसीजन ले रहे हैं ना। मैं आपको बताता हूं अदिति, शायद ये लोग अपडेट नहीं है इस बारे में। चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद भी और आज भी नागरिकता के लिए जिन जिन लोगों को कानून चुनौतियां पेश आती हैं, उनको हम कानूनी सहायता भी दे रहे हैं ताकि उनको प्रॉपर नागरिकता दी जाए। और ये चलती जा रही है प्रक्रिया। ये आज गुजरात की बात करिए, गुजरात से पहले आप दिल्ली में जो पाकिस्तान से लोग आकर के बैठे हैं उनको नागरिकता दी गई है, उनको दी जा रही है। जो लोग दूसरे प्रदेशों में बैठे हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। अब क्योंकि गुजरात का चुनाव तो आपने इसको गुजरात के साथ जोड़ दिया। अब मैं इनको एक और बात बोल दूं जमीरुल्लाह खान साहब को। जमीरुल्लाह साहब, ये मुसलमान देशभक्त है, देशभक्त था और देशभक्त रहेगा भारत का। लेकिन जब इस्लाम के नाम पर बंटवारे की बात आई ना, आप विश्वास कीजिए, जिन्ना साहब को जब वोटिंग करनी थी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वोटिंग कर दी गई थी जिन्ना के फेवर में, केवल इस्लाम के नाम पर। तो ये मत बताइए। आज बच्चे हमारे युवा हैं, नई पीढ़ी आ चुकी है, समझ चुके हैं कि अब ये जो एजेंडा है ना इस्लाम के नाम पर, ये चलने वाला नहीं है। भारतीय बन के रहेंगे तो भारत के अंदर सम्मान पाएंगे।
और भारतीय से अलग हटके किसी देश के मुसलमान की पहरेदारी करेंगे, जिनकी वजहों से हमारे देश के अंदर आतंकवाद मचता है, जिनकी वजहों से हमारे देश के अंदर बर्बादी होती है, तो आपको आपके ही बच्चे नहीं बख्शने वाले। इसीलिए मैं कह रहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है राजीव जेटली जी, जरा ये बताया, आपने ये कहा कि जो गैर मुस्लिम हैं उनकी मदद की जा रही है, आप एक आंकड़ा यहाँ बता सकते हैं कि गुजरात में जो डिसीजन लिया गया है इससे कितने गैर मुस्लिमों का भला होगा? देखिए आदित्य, मैं अभी एग्जैक्टली अगर मेरे से डिबेट में पूछे तो मेरे पास कोई सच ऐसा आंकड़ा अभी नहीं है जिसमें महसाणा में और आनंद के अंदर कितने हैं, लेकिन इनकी तादाद कम नहीं है, बहुत ज्यादा तादाद है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। जब पोर्टल पे जानकारी आएगी तो हमारे पास एक ऑथेंटिक डेटा भी होगा कि कितने लोगों ने और अप्लाई किया है। और ये अभी मेरे से आप पूछे डिबेट पे कि मैं पूरा आंकड़ा आपको निकाल के दे दूं तो शायद मेरे पास नहीं होगा वो आंकड़ा। चलिए, आपके पास लेकिन आंकड़ा ये जानकारी जल्दी नहीं है। उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, गुजरात में गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सवाल उठाए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु इसे बीजेपी की हिंदू तुष्टीकरण वाली चाल और 2024 की तैयारी बता रहे हैं। सुनिए। नागरिकता कानून की आड़ में गुजरात में एक नया खेल तुष्टीकरण का खेला जा रहा है। कुछ लोग जो विदेशी हिंदू यहाँ रह रहे थे वीज़ा पर, उनको नागरिकता देने की बात कही जा रही है। ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है। दूसरी पार्टियों पर हमेशा तुष्टीकरण का आरोप लगाने के लिए बीजेपी मशहूर है, लेकिन इसका क्या जवाब है कि आप जो है एन इलेक्शन से पहले गुजरात में रह रहे हिंदुओं को नागरिकता दे रहे हैं। उनका ये तुष्टीकरण नहीं है क्या? कश्मीर से आए हुए हिंदू, आज तक आपने एक हिंदू को नहीं बसाया। पहले उन हिंदुओं को तो बसाइए जिनको लेकर आपने 370 को ख़त्म करने की बात कही है और देश को गुमराह करने का काम किया है। अब नागरिकता कानून को लेकर देश को गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं। इससे बड़ा तुष्टीकरण कोई नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारियां जिस अंदाज में कर रही है, बहुत घटिया अंदाज है। आप देखिए, जिन लोगों को वीज़ा दे रखा था, जो लोग बांग्लादेशी हैं, जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, वो हिंदू समाज से अगर ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें अगर वीज़ा दिया है तो आप उन्हें नागरिकता देने की तैयारी है साहब। और ये तैयारी 2024 के चुनाव के वक्त में है, इससे पहले नहीं थी साहब। तो ये कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान को एक ऐसे रास्ते में ले जाया जा रहा है जहां आपसी नफरतों के सिवा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आपने सुना जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसे रास्ते पर हिंदुस्तान को ले जाने की कोशिश की जा रही है जहां पर नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गुजरात के 2 शहरों में रह रहे 3 देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के केंद्र सरकार के कदम को विपक्ष पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण बताता है। इसे नागरिकता कानून की तरफ कदम बताया जा रहा है। हालांकि सीए लागू करने को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जी न्यूज के साथ थोड़ी देर पहले की खास बातचीत में कहा कि इस और कदम संसद के जरिए सहमति के साथ बढ़ाया जाएगा। वहीं बीजेपी और आरएसएस पर बार बार भारत तोड़ने के आरोप लगाने वाले राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो स्लोगन पर विश्वास करते हैं। ये एक्सक्लूसिव सुपर एक्सप्लोसिव इंटरव्यू देखना ना भूलें आप कल रात 8 बजे बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के साथ जी न्यूज पर। गुजरात में आपने महसाना और आनंद में नागरिकता देने का फैसला किया 1955 के कानून के तहत। हालांकि आपके विरोधियों ने यह भी कहा कि एक चुनाव से ठीक पहले आपने फैसला लिया। इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा। मेरा सवाल इसमें सीए को लेकर भी है कि सीए कहाँ है इसमें? नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन सीए का प्रोसीजर अपना चला हुआ है और उसको भारत के संविधान से, संसद से उसको सपोर्ट मिला है। उसमें हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं और वो हम उसको करेंगे, पूरा का पूरा करेंगे इसको। अच्छा, राहुल गांधी ये कहते हैं कि उनकी थीम आप है, बीजेपी है, और वो एक आरोप बहुत एक बार नहीं, आपने कई हजारों बार सुना होगा। वो एक बात बोलते हैं कि बीजेपी और संघ जो है वो देश को तोड़ना है और ये कांग्रेस पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है जो देश को जोड़ने का काम कर सकते हैं। जो देश को तोड़ने का आरोप आपकी पार्टी पर है, उस पर आप क्या कहेंगे? इनके नाना भी कह के चले गए, इनकी नानी भी कह के पर नाना हुए जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो भी कह के चले गए। तो मिसेस गांधी भी कह के चली गई।
राजीव गांधी भी बोलते रहे, सोनिया जी भी इतने सालों से बोलती रही हैं, और अब उनका वारिस जो है वो भी इस बात को बोलेगा। लेकिन सब, और आपने देखा कि आपने तो इमरजेंसी लगाई, अगर आरएसएस ना होती, अगर उस समय जनसंघ ना होता, 1,30,000 लोग मिसा DIR में गए, 1,30,000 में से कम 70,000 पीपल वेयर फ्रॉम दिस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड। तो जब देश खतरे में था, तो और जब देश को आप तोड़ने लगे हुए थे, उसके संविधान को तोड़ने के लिए लगे हुए थे, तो खड़ा कौन हुआ था? हमारे लोग हुए थे। सबसे ज़्यादा सत्याग्रह किसने दिया? मैंने कहा ना आपको, 70,000 पीपल, नॉट नोइंग दैट दे विल कम बैक, नॉट नोइंग कि इमरजेंसी कभी हटेगी, नॉट नोइंग कि उनको जेल में कितने साल रहना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, फिर भी लगे रहे। परिवार के परिवार, माता भी पिता भी, दोनों जेल के अंदर। मैं आपको यहाँ पर खुलासा करना चाहता हूँ, मेरे सास ससुर दोनों जेल में रहे, 22 महीने जेल में रहे। ऐसे कितने लोग हैं? तो ये देखिए क्या है। फिर मैं कहूँगा, इनको अगर RSS समझ में आ जाए, इनको अगर भारतीय जनता पार्टी समझ में आ जाए, ये गहराई से किसी चीज़ को जानने का प्रयास कहाँ करते हैं? स्लोगन में विश्वास करते हैं। किसी ने ट्विटर कर दिया, बोल दिया, इसी को बोलते रहो। तो मैंने कहा ना, पर नाना भी बोलते थे, नानी भी बोलती थी, माता जी भी बोलती हैं, पिताजी भी बोलते थे, अब आप भी बोल लीजिए। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा के साथ देखना ना भूलें आप कल रात 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। और यहाँ पर एक सवाल उठता है, यास्मीन फारूकी जी, इस देश में तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। हर बहस में एक ही सवाल उठाया जाता है कि ये तो चुनावों को देखकर लिया गया डिसीजन है। मैं आज तक ये समझने की कोशिश करती आई हूं हर डिबेट में पैनलिस्ट से, वो टाइम कब होगा, वो कौन सा महीना होता है, वो कौन सा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त होता है जब ये माना जाए कि किसी भी डिसीजन को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाएगा। बात राजनीति से जोड़ने की नहीं है, बात तो राजनीति से जुड़ी हुई है, जोड़ने की नहीं है, जुड़ी हुई है। दूसरी बात ये, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप एक सिर्फ मुस्लिम शब्द हटाने के अलावा हटा रहे हैं और आप सबके नाम लिख लिख के कह रहे हैं आइए हम आपको नागरिकता दे रहे हैं, आइए हम आपको नागरिकता दे रहे हैं। तो इसका मकसद क्या हुआ? मकसद तो यही हुआ कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आपने नाम डाल दिया होता ना मुस्लिम्स का भी, तो क्या दिक्कत हो जाती? वही वजह है ना कि आपको हिंदू मुस्लिम करने का फिर मौका नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी इधर से उधर आना कौन चाहेगा? हम जैसे तो नहीं कहीं जाएंगे, ना कहीं वो करेंगे। हमें तो हिंदुस्तान अजीज है, भारत में हम तो पैदा हुए यहीं मरेंगे। लेकिन क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम करना है, तो एक मुस्लिम वर्ड हटा के आप तो कहो ना कि सबको नागरिकता दे रहे हैं हम, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई सवाल ही नहीं उठेगा। तो सवाल तो आप वो लाते हैं बातें कि वो सवाल उठे और हिंदू मुस्लिम की बात आए और हम वो बात पैदा करें। तो जब आप पैदा करोगे तो ठीक है। संगीत रागी, पहले आपका जवाब, आप एक काउंटर देना चाह रहे हैं, उसके बाद राजीव जेटली जी, उसके बाद मैं आपको मंच दूंगी। पहले संगीत रागी। अदिति जी, जो लोग रोहिंग्या को इस देश में बसाने के लिए पूरी कवायद करते हैं और भारत सरकार पर दबाव डालते हैं, जिन रोहिंग्याओं को न बांग्लादेश लेने के लिए तैयार है, न मलेशिया लेने के तैयार है, न सऊदी अरब के लोग तैयार हैं, लेकिन भारत में उन बांग्लादेशियों को एक पैटर्न के तहत उनको बसाया कहाँ जा रहा है? तो राजस्थान में बसाया जा रहा है, हैदराबाद में बसाया जा रहा है, तेलंगाना में बसाया जा रहा है, और जम्मू एंड कश्मीर के उन हिस्सों में बसाया जा रहा है जहाँ की मुस्लिम डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। दूसरी बात, 70 साल से मुस्लिम समाज को आज तक ये देश समझा नहीं पाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन। लेकिन 3 मिनट में, 7 मिनट में उनको ये समझ में आ जाता है कि जो CAA कानून है वह मुसलमानों के खिलाफ है, और उसके लिए वो शाहीन बाग खड़ा करके पूरे देश को उस आंदोलन में झोंक देते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आखिर जो सताए गए लोग हैं वो कौन है? ये तो आपको जानकारी में होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में जब इतनी बुरी दुर्दशा हुई, तालिबान आया, तो अफगानिस्तान से आए हुए हजारों छात्रों को भारत सरकार ने वीसा दिया। और मैं एज ए प्रोफेसर कह सकता हूं कि हम अपने यूनिवर्सिटी में कम से कम सैकड़ों छात्रों के लिए
उनकी छात्रवृत्ति, उनके सारी व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने काम किया है, प्रायोरिटी बेसिस पर काम किया है। जो सताए गए तालिबान से हैं उनको भी भारत सरकार दे रही है, आश्रय दे रही है। तो ये आप कहना बंद। अब आप चाहेंगे कि तहरीके तालिबान के लोग जो हैं वो भारत के अंदर घुस आए और आप कहें कि उनको भी आप सिटीजन दे। अब आप कहें कि बांग्लादेश के हुजी के लोग जो हैं भारत के अंदर आकर के घुस गए हैं, वो पॉकेट्स बना लें, तो इस देश आखिर वही लोग तो थे जिनके माँ बाप ने इस देश का विभाजन किया था और इस्लाम के नाम पर विभाजन किया था। उनकी संतानों को इस देश में रहने के लिए सिटीजनशिप देने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती भारत सरकार को, उनको देना ही नहीं चाहिए। ज़मीरुल्लाह, देखिए, मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं, मेरे ख्याल से, और मैं आपसे भी अपील करूंगा, अगर अच्छे मुद्दों पर बहस हो, ये लोग ये चाहते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर बहस हो, इनका मकसद आप कामयाब कर रही हैं। ये चाहते यही है कि ऐसे मुद्दों पर बहस हो जाए ताकि हम ना कुछ किसी को दे रहे ना किसी को ले रहे। इन्होंने सैकड़ों मर्तबा अपना ऐसी बहस को करके अपना मकसद हासिल किया और चली गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात और, जैसे कि हमने ये तो नहीं कहा था इनसे कि आप आतंकवादियों को दे दो नागरिकता, हमने ये नहीं कहा, लेकिन ये सब चीजें वो कह के ताकि जो कुछ लोगों को बात पसंद आए। हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो है ये बैठे हुए हैं, इन्होंने वो सब बातें करनी अपनी जबान से। ये इनका सवाल भी खुद होता है, इनका जवाब भी खुद होता है। बस इनका मकसद एक ही है कि टीवी में बैठ के एक डिबेट करो ताकि किस मुद्दे पर डिबेट करनी है और किस पर नहीं। एक सेकंड रुक जाइए संगीत रागी जी, किस मुद्दे पर डिबेट करनी है और किस मुद्दे पर नहीं, आप ना ही तय करें तो बेहतर होगा सर। मेरे ख्याल से मुझे ही तय करनी चाहिए। नहीं, आप मुझे ही तय करनी चाहिए। यही तो है, पॉलिटिशियन कैसे डिक्टेट करना चाहते हैं कि क्या चले टीवी पर और क्या ना चले। तो ज़मीरुल्लाह जी, उस दिन आप कहाँ गए थे? उस दिन आपके विचार कहाँ खो गए थे जब आप ही के स्टेटमेंट पर बहस हुई थी कि घर घर में मदरसा खुलेगा? उस दिन कहाँ थे? मैंने एक बात सुनी और आप क्या कर रहे थे? एक सेकंड, आपने अब बात शुरू की है तो पूरी बात होगी, अब पूरी बात होगी अब। तो बताइए, घर घर में मदरसा जो खुलवा रहे थे आप, वो तो बहुत अमन चैन, शांति, रोजगार, इकोनॉमी, भारत को विश्व गुरु बनाने की बातें कर रहे थे आप, है ना? देखिए, ये सब चीजें मैंने नहीं करी। मैंने एक समय ये पूछा, एक साहब ने मुझसे ये पूछा कि ये मदरसे जो तोड़े जा रहे हैं, आपने क्या किया? वो सबने देखा सर। आपने स्टेटमेंट दिया घर घर में मदरसा खुलेगा, नहीं दिया? घर में मदरसा होगा, आपने कहा ना ये, तो आप देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे होंगे स्टेटमेंट से, भाईचारा बढ़ रहा था। चाहते ही यही है कि ऐसे मुद्दे पैदा हो जाए और हम इलेक्शन में नहीं, ये घर घर में मदरसा खुलेगा, ये बीजेपी का किस नेता का स्टेटमेंट है? एक सेकंड रुक जाइए राजीव जेटली जी प्लीज। ये सब बीजेपी के बनाए हुए मुद्दे हैं। अच्छा, आप बीजेपी प्रायोजित मुद्दा उठा रहे थे अपने स्टेटमेंट में? ये मैंने जवाब दिया था नहीं, आप ये वही बात है कि आप मीडिया को पढ़ाना चाहते हैं सर। एटलीस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। नो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप दूसरों को उपदेश देते हैं वो आपको खुद उन पर पहले अमल करना चाहिए। हम तो करते हैं। हाँ सर, करना चाहिए। और मीडिया को मत बताइए, जैसे आपका स्टेटमेंट जब चला उस दिन आपको दिक्कत नहीं हुई थी कि मीडिया ने मुद्दा क्यों उठा लिया? नहीं, मीडिया ने मुद्दा क्यों उठा लिया उस दिन आपको दिक्कत नहीं हुई थी? तब आपको दिक्कत नहीं हुई थी? आप सेलेक्टिव हैं सर, दिक्कत भी सेलेक्टिव मुद्दों पर ही होती है। दिक्कत सेलेक्टिव मुद्दों पर होती है। तो सर वो अब ये सेलेक्टिव, ये मजहबी चश्मा या ये जो सेलेक्टिव आउटरीच, सेलेक्टिव साइलेंस, ये सब इस सबसे आगे बढ़िए। और तीसरी बात मैं आपको ये स्पष्ट कर देती हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, दो बातें। अब तीसरी बात सुनिए, मीडिया वही उठाता है जो आप लोग करते हैं। मीडिया ने ना आपका स्टेटमेंट बनाया, मीडिया ने ना ये डिसीजन बनाया, मीडिया ने खोज नहीं की, ये सब आपने किया, ये वही सियासत ने किया। ठीक है, अब आप जवाब लीजिए राजीव जेटली। मेरी बात सुनिए सर, ये वही पुरानी बातें हैं कि मीडिया को ये करना चाहिए, मीडिया को वो करना चाहिए। मीडिया को पढ़ाने के बदले अगर आप लोग अपना राजनीतिक आचरण बदल ले तो बेहतर होगा। मैं भी आपसे फिर ये कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर सब प्रीच कर रहे हैं ना, तो मैं भी ये कहूंगी, आप राजनीति में शुचिता की बात कीजिए, आप राजनीति में असूलों और आदर्शों की बात कीजिए, आप राजनीति में मुद्दों की बात कीजिए। तो सर फिर देखिए, लेकिन आप प्रीच करेंगे, कोई बात नहीं, आप दूसरों को प्रीच करेंगे जो आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। राजीव जेटली, अभी परसों की बात है, मैं आपके साथ डिबेट पर था परसों ही, एक दिन पहले, और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिबेट कर रहे थे।
उस टाइम पे ये मुसलमान बनना चाहते थे और ये कहते थे कि हमारे को समान अधिकार नहीं चाहिए, हमारी महिलाओं को समान अधिकार नहीं चाहिए, हम जो पुरुष प्रधान हमारा जो कानून है शरिया का उसे ही लागू रहने देंगे। कल तक तो भेदभाव हिंदू और मुसलमान का नहीं था, पुरुष और स्त्री का था और विदिन मुसलमान था। केवल इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर ही भेदभाव था। और आज जब बात आ रही है कि अगर कोई इस देश के अंदर प्रताड़ित व्यक्ति आता है तो उसे अधिकार दिया जाए, तो उसके ऊपर इसको हिंदू मुसलमान का नाम दे करके भारतीय जनता पार्टी से झगड़ रहे हैं। परसों ये मुस्लिम महिलाओं से झगड़ रहे थे। तो आप सोचिए, ना ये मुस्लिम महिलाओं के हुए, ना ये प्रताड़ित जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके हुए, ना ये इस देश के होना चाह रहे हैं, तो आप किसके होंगे? तो बताइए। सबसे पहले शुरुआत अपने घर से कीजिए ना। ठीक है सर, ये तो किसके होंगे ये बताएंगे, अधिकार हम। लेकिन सर आपकी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं राजीव जेटली जी, हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं आप। हिंदू तुष्टीकरण भी होता है कुछ? ये तो हमने सुना ही नहीं था कभी। हिंदू तो इस देश के रूट में है। हिंदू को तो कभी भी आप वोटिंग करवा लीजिए, वो कहेगा मैं भारतीय हूं। अरे मैं कहता हूं आज नहीं, कभी सदियों पीछे भी चले जाएंगे तब भी कहेगा मैं भारतीय हूं। वो मानता ही नहीं मैं कहीं और जा सकता हूं, मैं वो मानता ही नहीं कहीं और जा सकता हूं। जैसा अभी संगीत रागी जी ने बोला कि डेमोग्राफी खराब करके अगर कोई और भेदभाव पैदा करके कुछ और एजेंडा अगर आगे ले जाकर के चल रहे हैं तो उससे भी नुकसान किसका? नुकसान तो हमेशा हिंदू का ही रहा। और आप हिंदू मुसलमान करेंगे ना, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, पहले यास्मीन फारूकी, उसके बाद तौसीफ अहमद खान। जल्दी जवाब ले लीजिए। और राजीव जेटली जी, जवाब ये भी सोच लीजिएगा कि कश्मीरी पंडितों को लेकर जो मुस्लिम धर्मगुरु पूछ रहे थे कि नागरिकता तो आप दे दीजिए, पंडितों को कश्मीर में आप कैसे बसाएंगे और कब बसाएंगे, ये सवाल पूछ रहे थे मुस्लिम धर्मगुरु, वो भी जवाब दीजिएगा। लेकिन पहले यास्मीन फारूकी, उसके बाद तौसीफ अहमद खान। जल्दी प्लीज। यास्मीन फारूकी मैम, आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है मुझे आवाज़। ये लोग जो बार बार कहते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हिंदू तो भारतीय ही कहेंगे, तो क्या मुसलमानों पे इनको क्योंकि क्या कहना चाहते हैं? मैं एक तो इनका मकसद नहीं समझ पाती हूँ आज तक। वहाँ से बांग्लादेश से आतंकवादी आ जाएंगे, अफ़गानिस्तान से आतंकवादी आ जाएंगे, मतलब ये क्या बताना क्या चाहते हैं? हमेशा फूट डालने वाली बात करेंगे, कभी अच्छी बात तो करने की ना तो कोशिश करेंगे ना सोच बनेगी। हमेशा बुरी बातें और गलत बातें पहले लाके डालेंगे मुंह में। आपसे एक सवाल किया जा रहा है, उसका जवाब दे दीजिए कि पर्टिकुलरली आपने सबके नाम लेके मुसलमानों का नाम ही क्यों हटा दिया? आप एक बार करते तो सही, बड़ा दिल तो करते। आपसे तो बड़ा दिल हुआ ही नहीं, तो क्या आपसे उम्मीद रखें? हो आप मेरी माँ समान हो यास्मीन जी, बड़ा दिल किया, आपकी लड़ाई लड़ी, आपकी लड़ाई। अब मैं इससे जवाब लेना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपकी मतलब महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई। सुनिए सुन तो लीजिए, आपकी लड़ाई। आपको अधिकार मिलने चाहिए, हर वो अधिकार जो इस देश के अंदर हर महिला को मिलता है। सुनिए, वो बात करेंगे तो वो लंबी हो जाएगी। देखिए, दो बातें नहीं होंगी। एक टॉपिक पे बात कीजिए। मैं टॉपिक पे से कभी नहीं हटती, टॉपिक पे ही बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, सुन तो लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसको अधिकार मिलेगा? मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए। उस पे आप इस्लाम के नाम पर वो भेदभाव क्यों पैदा करते हैं मुसलमान में ही, पुरुषों और स्त्रियों के बीच में? इसका जवाब दीजिए। आप इसकी पक्षधर हैं कि नहीं है? उसके बाद मैं आता हूं हिंदू और मुसलमान पे। अरे पहले आपकी लड़ाई तो लड़ ले, हम आपके लिए भी तो लड़ रहे हैं। आपको क्यों मत लड़िए, हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इनफ। कब लड़ेंगे बताइए ना। लड़ रहे हैं आप, बेफिक्र रहिए। सुनिए मेरी बात, अपने अगली पीढ़ी का तो ख्याल कीजिए। यास्मीन सिविल कोड की बात कीजिए ना, अपनी अगली पीढ़ी का तो ख्याल कीजिए। आपने तो भुगत लिया, आपने तो भुगत लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी आप उस गर्त में क्यों धकेल रही है? जवाब ले लीजिए। आने वाली पीढ़ी को क्यों गर्त में धकेल रही है? जवाब ले लीजिए भाई, जवाब ले लीजिए। मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाह रही हूँ, कॉमन सिविल कोड की जब आप बात करते हैं तो आप किसकी बात करते हो? भारत में एक मुसलमान नहीं रहता। आप ट्राइबल की भी बात करिए, आप हर खित्ते में, हर एरिया में, हर जाति में अपने कानून हैं।
आप आज तक पंचायत को नहीं रोक सके, आप जो बिल्कुल वहां पे दलितों में जो चीजें होती हैं बैठ के इधर से उधर भेज, आप झगड़े को नहीं निपटा सके कि एक आदमी एक औरत को ले जाने के लिए झगड़ा करता है, पैसे देता है और औरत को उठा के ले जाता है। आप बिल्कुल कॉमन आइए ना, तो सब चीज पे आइए। आप लेते हैं फिर मुसलमानों की कहानी सुना करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात मत करिए। अभी मैंने मुसलमान की बात नहीं करी थी, मैंने महिलाओं की बात करी थी। मैंने महिलाओं की, इसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। साथ दे रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपने मेरे से यही बात कही है। आप बात को मत हाँ, तो आप उस लड़ाई में हमारा साथ देंगी कि नहीं देंगी, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा? आप कॉमन सिविल कोड पे फिर सब पे आइए ना, बात करिए ना, आइए सब पे ही होगा। यहाँ कॉमन सिविल कोड का मतलब यही है कि सब पे लागू होगा। आप समझी नहीं अभी तक। कॉमन सिविल कोड का मतलब ये है। एक कमेंट यहाँ पे तौसीफ अहमद खान का, शुरुआत यहाँ पे तौसीफ अहमद खान का नागरिक, एक सेकंड प्लीज। नागरिकता किसे दी जाती है? जो प्रताड़ित हो। बीजेपी की जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो सताया गया है नागरिकता आप उसे देंगे ना, और दूसरी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो इनकी रही है वो ये रही है कि अगर हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, इन्हें नागरिकता कहाँ मिल सकती है? अगर भारत में इन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी तो इन्हें नागरिकता कहाँ मिलेगी? इन दोनों पर आपका जवाब। अदिति जी देखिए, हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, जो टाइम टू टाइम और जो करंट CAA जो कि अभी कंटेंशियस है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, वो अभी इन्फोर्स नहीं है, उसमें रूल्स भी नहीं बने। अगर आज आपका बहस का मुद्दा है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर है जो 31 तारीख को पास हुआ, जो ऑर्डर नंबर है SO 5079E, उस ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इस ऑर्डर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पास किया है सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में अंडर सेक्शन 5 और 6। तो देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, हमारा किसी भी देश का एक लीगल प्रिंसिपल है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उसका स्कोप पेरेंट लॉ के स्कोप से बाहर नहीं जा सकता। तो पेरेंट लॉ को अगर हम देखते हैं सेक्शन 5 और 6 में, जो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और सिटीजनशिप बाय नेशनलाइजेशन की बात होती है, उसमें कहीं धर्म विशेष बात नहीं लिखी हुई है, और ये धर्म विशेष बात इस ऑर्डर में है। तो ये ऑर्डर को जब चैलेंज किया जाएगा, ये एक इलीगल ऑर्डर है और बेशक उसे चैलेंज किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई, चाहे दिल्ली से चाहे गुजरात से, चैलेंज करेगा और ये ऑर्डर रुक जाएगा और अल्टीमेटली इस ऑर्डर को सेट असाइड की जाएगी, सेट असाइड हो जाएगी। नहीं, कोई भी कर सकता है। जवाब लीजिए राजीव जेटली, इस पे जवाब दीजिए। कह रहे हैं जो नोटिफिकेशन है, अरे सुन लीजिए भाई, मुद्दे पर आइए आप लोग प्लीज। आपके होम मिनिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं, उन्हें भी ठीक है, आप सुन तो लीजिए, अब जवाब लीजिए। राजीव जेटली ये कह रहे हैं ये तो अवैध है, ये तो कोर्ट का टेस्ट नहीं पास कर पाएगा। मैं वही तो, अच्छा हो गया कि टीएमसी के नेता हमारे बीच में बैठे हैं, तौसीफ साहब ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि दीदी अब बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं के और सिखों के, बौद्धों के और जैन के, अगर वो भारत में आते हैं तो उसकी खिलाफत करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी और वो इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ है। अगर ये नहीं है तो आप इस बात को बोलिए कि जो लोग प्रताड़ित हैं, किसी भी देश से आते हैं और उनको अपने देश में जीने के अधिकार नहीं दिए और छीन लिए गए हैं, उनको हमारे देश में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया, अच्छी बात है, हम तो इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम तो इस लड़ाई को लेकर एक नया शहर सॉल्ट लेक बसा दिया गया है बंगाल में, लेकिन हम नागरिकता देंगे। आप रोक सके तो रोक लीजिए, आप रोक सके तो रोक लीजिए। दीदी को बोलिए पूरे देश की फोर्स लगा ले, जितने पैसा है पश्चिम बंगाल का उठा के। अच्छा राजीव जेटली जी, यहाँ पर जो सवाल थोड़ी देर पहले मुस्लिम धर्मगुरु पूछ रहे थे, आप लोगों की पॉलिटिक्स अपनी जगह है, जो थोड़ी देर पहले मुस्लिम धर्मगुरु पूछ रहे थे कश्मीरी पंडितों को, एक सेकंड मैडम, हम तो करेंगे। यास्मीन जी एक सेकंड, जो पंडित, जो हिंदू, शोपियान, जहां से वो फैमिलीज जो 90s में नहीं गई अब जा रही हैं, उन्हें लेकर जो मुस्लिम धर्मगुरु सवाल पूछ रहे थे, उस पर आपका क्या जवाब है? देखिए बिल्कुल, देखिए आप, मुझे लगता है कि इस डिबेट में ही इसका जवाब है, ये तो मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से मत आने दीजिए। मुझे तो कहता हूं कि हमने हर वो बेहतर कदम उठा लिए जिससे हम कश्मीर की बर्बादी को अब आबादी में तब्दील कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्हें मत दीजिए
और आप सोचिए जो कश्मीर के अंदर रहने वाला हिंदू है वो किससे प्रताड़ित होता है? क्या वो प्रशासन से प्रताड़ित होता है? क्या वो सरकार से प्रताड़ित होता है? क्या वो वहां की आम जनता से प्रताड़ित होता है? वो प्रताड़ित होता है तो केवल उन लोगों से प्रताड़ित होता है जो इस्लाम के नाम पर, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इस बात को, इस्लाम के नाम पर वहां अपना कब्जा चाहते हैं। और जो इस्लाम के नाम पर अपना कब्जा चाहते हैं उनको कहते हैं आप कि हमारे देश के अंदर नागरिकता दीजिए। तो मैं आपके जवाब, आपके प्रश्नों में ही आपके जवाब है। तो सर वहां पे सरकार किसकी है? राजीव जेटली जी, एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है वहां? मैंने आपसे कहा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, इस्लामिक कट्टरपंथ की वजहों से। अरे सर तो वहां पर अथॉरिटी किसके पास है? वहां पर अथॉरिटी, पावर, सत्ता किसके पास है और किसकी जिम्मेदारी है? और किसकी जिम्मेदारी है? भारत में अगर जम्मू कश्मीर में पंडितों को या हिंदुओं को इस तरह के चैलेंज से होकर गुजरना पड़ेगा तो फिर तो सवाल उठेगा ना, फिर सवाल उठेगा। वो सवाल उठा रहे हैं, वो आपके ओपोनेंट्स उठा रहे हैं। आतंकवाद का सफाया हुआ तो टारगेट किलिंग शुरू कर दी। जब आतंकवाद का सफाया हुआ तो छुपके कायरों ने किसी के घर से बाहर निकलने में उसको गोली मारनी शुरू कर दी। उन कायरों ने, जिन कायरों ने इस्लाम के नाम पर, मैं दोबारा से कोट करूंगा इस बात को, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता, आप बताइए तौसीफ साहब कौन है मारने वाला? क्या राजीव जेटली है या आदित्य त्यागी है या कोई और है? नाम बताइए ना मुझे, कौन है वो लोग जो वहां कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग करते हैं? और जो कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग करते हैं ऐसी पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की जाती है, ऐसी बांग्लादेश में की जाती है। अगर उनको अपने देश के अंदर हम जगह ना दे तो कहां दे? आप तो बात कर सकते हैं उनसे किसी आधार पर, वो किससे बात करेंगे वहां पर अपने देश में? उनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। उनको अगर कोई सहारा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, और वो सहारा आपको भी है, लेकिन आपका आधार राजनीति करने का हिंदू और मुसलमान, ठीक है, तो जवाब ले लीजिए। इस्लाम और गैर इस्लामी। पहले यास्मीन फारूकी लगातार सिर हिला रही है, उनका काउंटर ले लीजिए। उसके बाद जमीरुल्लाह खान, इनका काउंटर लीजिएगा। 2 काउंटर हैं आपके लिए। उसके बाद संगीत रागी, जल्दी जल्दी प्लीज। मैं वही बात बार बार कहूंगी कि मत इतना तासुब फैलाने की कोशिश, वो मारते थे, कट्टरवादिता, ये वो, इन लोगों का मकसद यही है कि सिर्फ और सिर्फ यही बातें करते रहें और सिर्फ है ना नफरत फैलाते रहें। कोई और अच्छी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात वो बात कर रहे हैं तौसीफ साहब कानून की, वो बात कर रहे हैं जज्बातियत की। तो इस तरह की बातें करने से तो कोई, कानून की बात जब आप और जगहों पे करते हो तो बड़ी मजबूती से कानून की बात करते हो, फिर अभी क्यों इस कदर नाराज हो गए आप और हम तो करके रहेंगे और ये और वो, इतनी बातें मुझे हैरानगी होती है। नफरती बातों से, नफरती बात। एक सेकेंड यास्मीन फारूकी जी, आपने जज्बातियत की बात की, तो जज्बातियत की बात जब आप कर रही हैं तो जरा सा आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, ये जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं ये कौन कर रहा है? कौन है वो लोग? दोबारा बोलिए। जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, जिसके लिए अभी मैं राजीव जेटली से, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज जा रही है? जी 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 जी। जो अभी थोड़ी देर पहले जिस पर टारगेटेड किलिंग जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, जो कश्मीर में खास तौर पर हो रही हैं, एक ट्रेंड बनता जा रहा है। वो फैमिलीज जिन्होंने 90s में कभी वहां से पलायन नहीं किया, इस वक्त उन्होंने वहां से पलायन करने के लिए वो मजबूर हुई हैं। कई फैमिलीज ऐसी हैं, इस तरह की खबरें आई हैं। किसने मजबूर किया है इस पलायन के लिए? अदिति जी, वो सोच क्या है? यास्मीन फारूकी जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, किसी मुद्दे पर बात हो तो पूरे 360 डिग्री व्यू की बात हो, उस पर कोई एक साइड की बात नहीं होनी चाहिए। कश्मीर, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कश्मीर का माहौल, कश्मीर के हालात, कश्मीर का मामला जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जानती है और या वहाँ के लोग जानते हैं। अब अगर आप टारगेट किलिंग की बात कर रही हैं तो गलत को मैं हमेशा गलत कहूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ सही हो रहा है और जो यहाँ बाकी जो हिंदुस्तान में टारगेट किलिंग हो रही है वो सही है। जहाँ पे भी टारगेट किलिंग अगर हो रही है तो वो गलत है। उसको मैं हिंदू मुस्लिम पे ले लूँ या ये ले लूँ कि टारगेटिंग किलिंग जो है वो गलत है। ये 2 बातें देख लीजिए फिर आप, फिर मैं भी वही उसी तरह दोहरी बातें करने लगूं तो वो तो कोई मायने रखती नहीं। टारगेट किलिंग हर जगह हो रही है। नहीं मैम, लेकिन ये जवाब मुझे, जो मेरा आपसे सवाल है उसके पीछे जो सोच है,
आप मानती है उसके पीछे कट्टरपंथी है? वही मैंने कहा है कि गलत है, मैंने कहीं नहीं कहा कि वो सही है। अदिति जी, मैं गलत को कभी भी किसी भी कीमत में मैं कहीं पे भी बैठी हूँ, गलत को मैं कभी सही नहीं कहूँगी। आप मानती है ये जो टारगेटेड सही नहीं है, इसके पीछे कट्टरपंथी सोच है? हो सकता है कट्टरपंथी हो या वहाँ के माहौल हो या वहाँ के हालात हो, ये बात मैं जब तक वहाँ के हालात, माहौल और बिल्कुल ये पता न चले कि किस दर्जे की वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, तब तक मैं कह नहीं सकती कि वो कट्टरपंथी है। क्योंकि देखिए, कश्मीरियों के लिए जो मेरी मालूमात है और जितना मैंने पढ़ा है, वहाँ पे कश्मीरी है, वो मुसलमान भी नहीं है। अगर मैं चली जाऊंगी तो वो मेरा सगा भी नहीं है, वो सिर्फ कश्मीरी है, वहाँ कश्मीरियता ज़्यादा है। अरे मैम, पंडित भी तो कश्मीरी है ना, कश्मीरियत, इसीलिए पंडित भी तो कश्मीरी है। और मैम, एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक और बात आपसे एक और बात, जब आप इसे हिंदू, मुस्लिम, भारत के खिलाफ कश्मीरीज को स्टीरियोटाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, उसी कश्मीर के लिए, भारत के लिए कश्मीरी कुर्बानी देते हैं। आज जब हम बातें करें तो इतनी हल्की ना करें कि किसी के परिवार को तकलीफ हो। मैंने कब बोला? नहीं, मैं यही कह रही हूँ। मैंने नहीं आपने कहा कि कश्मीरी मेरा भी नहीं होगा। अरे भाई, कश्मीरी भी इस देश का है। मैं तो उस सोच की बात कर रही हूँ जो टारगेटेड किलिंग के पीछे है। मैं कश्मीरियों को सर्टिफिकेट देने की बात नहीं कर रही हूँ। आपको कही है कि कश्मीर इसी, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कश्मीरियों को कोई सर्टिफिकेट देने के लिए सवाल नहीं है। ये कश्मीरी नहीं है, इसके पीछे टारगेटेड किलिंग के पीछे जो सोच है उसे लेकर मेरा सवाल है। जमीरुल्लाह जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है। एक तो मैं चुपचाप रहा, कोई बोले ना। मैं राजीव थैंक यू सर, आप चुपचाप रहे, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चुपचाप रहे। मैं राजीव भाई से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको नागरिकता देनी है, आज नागरिकता के ऊपर ही सवाल है, अगर नागरिकता देनी है तो इंसानों को नागरिकता दो, धर्म के लोगों को नागरिकता क्यों देती हो? इंसान को दो। आपने अपना मकसद, अपनी सोच पूरी चार धर्मों के नाम लेके पूरी कर दी। आपका जो मैसेज करना था, आपका जो सिखाया गया, वो आपने पूरा कह दिया, क्योंकि आपका मकसद लोग समझ रहे हैं। आप बोलिए मत प्लीज, मैं आपके बच्चे बीच में नहीं बोला था। हाँ, आप सुनिएगा खाली। आपका अब ऐसा नहीं है, आज लोग सब रोटी खाते हैं। आपकी बात को सब समझ रहे कि आपने 4 धर्मों के नाम लेकर और एक को छोड़कर अपना पूरा मैसेज दे दिया कि हम इनके सबके भले हैं, हम एक को पसंद नहीं करते, बस जिसने अपना हिस्सा ले लिया। दूसरी बात ये, कश्मीर के अंदर, और मैं आपको बता दूं, आपसे कहना चाहता हूँ त्यागी जी, ये मेरा नाम अदिति है, अदिति बुला सकते हैं आप? अदिति, सॉरी अदिति जी, ये कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। ये जब ये झूठ बोल सकते हैं सत्ता के लिए, 15 लाख रुपए आते हर खाते के अंदर, आज तक नहीं आई। जब ये गोदरा कांड करा सकते हैं सत्ता के लिए, इन्होंने करा लिया और सत्ता में आ गई। जब इन्होंने पूरे देश के अंदर पूरी हालत कर दी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बहा दिया सत्ता पाने के लिए। कश्मीर के संदर्भ में आप क्या कहना चाह रहे हैं? कश्मीर में सरकार इनकी है, ये क्या कर सकते हैं? कुछ भला नहीं है। हो सकता है ये जितनी किलिंग कांड हो रहे हैं इनके कराए हुए हो, ये खुद करते हो मुद्दा बनाने के लिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम पर खुद ही बट्टा लगा रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम पर खुद ही बट्टा लगा रहा है। बीजेपी खुद को जानबूझकर इस पोजीशन में, सुन लीजिए ध्यान से, बीजेपी खुद को जानबूझकर इस पोजीशन में डाल रही है। सुन लीजिए सर, सवाल पूछा है तो थोड़ा सा मैं समझना चाह रही हूँ किस लॉजिक का इस्तेमाल आपने किया है। एक सेकेंड। तो सर बीजेपी, या तो सर आप बोले रहे थे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको, अब आप मेरा काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं बीजेपी खुद तोहमत लगा रही है अपने नए कश्मीर और बदले कश्मीर के स्लोगन पर, खुद अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये कटघरा इनके लिए कुछ नहीं है। इनको सिर्फ एक चीज मैसेज देना है, सिर्फ एक। आज इनका फायदा सिर्फ एक ही अल्फाज के अंदर है, जो ये कर रहे हैं इस वक्त, जो ये कर रहे हैं, इससे इनकी सत्ता फिर आएगी लौट के। क्योंकि बार-बार जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग से इन्हें सत्ता मिल जाएगी दोबारा से। अरे सर, आप नहीं समझ रहे हैं कि जो टारगेटेड किलिंग हो रही है उसके बाद कोई कटघरे में है तो इन्हीं की सरकार और इन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन है। आप नहीं समझ रहे। मुस्लिम धर्मगुरु क्या सवाल पूछ रहे हैं कि पंडितों को तो आप सुरक्षा मुहैया करा नहीं पा रहे हैं, आप बाहर से आए लोगों को यहाँ पर नागरिकता देंगे। सर, आप जो बातें करते हैं कम से कम सोचा तो कीजिए। आपको करोड़ों लोग यहाँ पर देख और सुन रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। संगीत रागी हंस रहे थे, संगीत रागी, और उसके बाद राजीव जेटली। जल्दी कुछ भी ना बोलिए सर, कुछ भी ना बोलिए प्लीज। देखिए, ये किसी के संग नहीं है। देखिए, इनको सत्ता चाहिए,
देखिए, मैं बहुत 2-3 बातें साफ साफ कहना चाहता हूँ। टारगेटेड जो किलिंग हो रहा है हिंदुओं का हो रहा है, और किस नाम पर होता है, किस धर्म के आधार पर हो रहा है, ये बहुत साफ है। दूसरी बात, धैर्य रखिए। अरे भाई सुनिए तो सही, जवाब पूरा होने दीजिए। आप हिंदुस्तानी कहें, नहीं प्लीज, मैं इस बात पर कहूंगा कि हिंदुस्तानी कहिए। आप एक काम कीजिए, आप टेलीविजन के पर्दा फाड़ करके बाहर आ जाइए इस बात पर। नहीं, मैं पर्दा फाड़ के नहीं, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं जो आपका मकसद है, दूसरी बात जरा अरब कंट्रीज को ले लीजिए। अरब कंट्रीज में लाखों लोग भारतीय काम करते हैं। कौन सा मुस्लिम देश है जो हिंदुओं को वहां पर सिटीजनशिप अधिकार दिया जाए? आप वहां पर काम कर सकते हैं, आप अपनी ऊर्जा ये कर सकते हैं, लेकिन जहां तक सिटीजनशिप देने का सवाल होता है वो बड़े सेलेक्टिव होते हैं। इजाफा कर लीजिए। तीसरी बात, नहीं मैं आपके ज्ञान का इजाफा कर रहा हूं, चिंता मत कीजिए। तीसरी बात, ऐसा क्या है कि दुनिया में जितने देश हैं वो मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर के सेंसिटिव हो गए हैं। जो पूरा यूरोपियन यूनियन है वो मुस्लिम माइग्रेंट्स को लेकर के सशंकित हो गया है। क्यों ऐसा हुआ है भाई? आप कहते हैं कि आप दूसरे को आप टेररिस्ट बता दे रहे हैं। हमारे घर में कोई दर्जी हूं, कोई कपड़ा सिलवाने के वेश में आता है और गला काट देता है। कल रास्ते में मेरे दुकान में काम कर रहा है, मेरा गला काट देता है। तो ऐसी स्थिति में ये चेहरे पर नहीं लिखा हुआ है कि कौन जो है वो टेररिस्ट है, कौन नॉन टेररिस्ट है। वो एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न के आधार पर लोग शंका करते हैं और वे उनकी जायज शंका है, उसको आप उससे खारिज नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे पास वक्त का अभाव है, लेकिन संगीत रागी जी, टारगेटेड किलिंग जाहिर तौर पर हिंदुओं की हो रही है, लेकिन उन मुस्लिम्स की भी हो रही है जो भारत की बात करते हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करते हों, चाहे वो इस देश के देशभक्त हों, चाहे वो फोर्सेज में सर्व कर रहे हों, चाहे वो वहाँ ग्राउंड पर लड़ाई लड़ रहे हों, तो उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है और हमें उनके सेक्रीफाइस को कमतर नहीं आंकना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शरणार्थी तो शरण मांग रहा है, शरण वही मांगता है जो संकट में होता है, जिसे सताया गया होता है, जिसका घर बार लूट चुका होता है, जिसकी जान संकट में होती है, वही तो आपसे नागरिक बनने की गुजारिश करता है। बड़प्पन तो यही होगा कि ऐसे शरणार्थी या रेफ्यूजी को दिल खोलकर स्वीकारा जाए, उन्हें संकट से उबारा जाए। सोचिएगा जरूर, क्या शरण मांगने वालों को किसी खास चश्मे से देखना जायज माना जा सकता है? क्या शरण मांगने वालों को शक और शुबा की हर स्क्रीनिंग से गुजारा जाना उचित है? कहीं इसमें यह भाव तो नहीं कि पहले से सताए हुए को और क्या सताया जाए? सोचिएगा जरूर। किसी धर्म विशेष के लिए शरण के दरवाजे बंद रखना और बाकी धर्मों के लोगों के लिए उन दरवाजों को खोल देना, ऐसे में सवाल खड़े होंगे ही। सिर्फ धर्म आधारित शरण देना या लेना, क्या इसे उचित माना जा सकता है? सोचिएगा जरूर। शरण लेना और शरण देना दो अलग मुद्दे हैं, दोनों को एक ही तराजू में तोला नहीं जा सकता। शरण मांगने वाला तो अपनी पसंद का देश चुन सकता है, लेकिन वो देश उसे शरण दे या ना दे, इसका अधिकार उस देश को है। क्योंकि शरण देने के बाद शरणार्थी को सारी सुविधाएं देना, उसे सुरक्षित माहौल देने के साथ उस मुल्क को अपने समाज, अपनी राजनीति और अपने आर्थिक हालात भी परखने होते हैं, समझने होते हैं। तो सोचिएगा जरूर। शरण पर सियासत बनकर मानवीय आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर शरणार्थियों पर फैसला लेना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर, ना कि इस डर के आधार पर कि आज का शरणार्थी कल की मुसीबत ना बन जाए। कसम संविधान की में। फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे जी न्यूज पर, आपको याद दिलाते हुए कि देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है सिर्फ